वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 स्ट्रेटजी को। तो यहाँ पर देखेंगे ही देखेंगे, साथ साथ हम एक और चीज़ को यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी के अलावा यहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं जो कि आपको टॉपर्स जनरली नहीं बताते हैं, जो वो भी इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होती जब आप एग्जाम के अंदर अपीयर होते हो, और उससे आपका यहाँ पर जो स्कोर होता है वो यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ता है। और उसको यहाँ पर हम समझेंगे इस वाले वीडियो के अंदर कि यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अभी तक आपको नहीं पता है, और वो लिटरली यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसा भी होता है और अभी तक आप उसको फॉलो नहीं करते थे। तो काफ़ी चीज़ें होंगी जो हम यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ओवरऑल स्ट्रेटेजी देखेंगे कि आपको यहाँ पर किस सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है, किस सब्जेक्ट के अंदर क्या नहीं करना है। यहाँ पर हम तीनों सब्जेक्ट्स की बात करेंगे और देखेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी आखिरी के अंदर लगभग आपके पास 1 महीना यहाँ पर बचा है। अब उसके अंदर आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और यहाँ पर कुछ ट्रिक्स को देखेंगे जिससे आपका यहाँ पर जो स्कोर है वो यहाँ पर बूस्टअप होगा अच्छा खासा। अब देखो, मैं आपके सामने यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ जो कि काफ़ी लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यार ये वाली चीज़ इन्होंने बता दी पब्लिकली। अब एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करना, अगर आप ये वाली चीज़ को पूरा यहाँ पर ध्यान से समझ लेते हो ना, तो ये मानकर चलो कि आपको कम से कम 3 से 4 मार्क्स का आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। कितने मार्क्स का इंक्रीज देखने को मिलेगा? कम से कम 3 से 4 मार्क्स का। आपका अभी तक जो भी स्कोर हो रहा हो, आप ये मानकर चलो कि कम से कम 3 से 4 मार्क्स आपके बढ़ने लग जाएंगे। और ये वाली चीज मैं यहाँ पर हवा के अंदर नहीं बोल रहा हूं। आप जब इसको यहाँ पर समझोगे ना, इस वाली ट्रिक को, तो आपको समझ आएगा कि यार ये चीज आपको अभी तक पता ही नहीं थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑलमोस्ट 90% बच्चों को ये वाली बात नहीं पता होती है। ऑलमोस्ट 90% बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं। तो ये वाली चीज आप यहाँ पर ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर जो चीज बता रहा हूँ, आपके 3 से 4 मार्क्स वहां पर इंक्रीज हो जाएंगे। काफी लोग बोलेंगे कि ये वाली बातें उन्होंने काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद सीखी थी, लेकिन मैं ये वाली बात आपको खुद ही यहाँ पर बता रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। तो देखो, इस वाली चीज को बहुत ध्यान से समझना, और ये खासकर स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए और ज्यादा कारगर साबित होती है। उसको भी बताऊंगा कि क्यों होती है। अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो आपके सामने कुछ एक ऐसे सवाल आ जाए जिसके अंदर आपको ये पता है कि यार 2 ऑप्शंस के अंदर मैं कंफ्यूज हूं, बाकी के 2 ऑप्शन आपको पता है कि बाकी के 2 ऑप्शन गलत हैं। आपको ये वाली बात पता है, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं जिनमें से आपको पता है कि बाकी के 2 ऑप्शन गलत हैं, और आप कंफ्यूज हो 2 ऑप्शंस में से। आपको लग रहा है कि यार इन दोनों ऑप्शंस में से यहाँ पर हो सकता है बाकी के 2 ऑप्शन तो गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है हमारे सामने कि कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस। कंफ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शन। ऐसे सवाल अगर आपको दिख जाए, जैसे मान लो आपके सामने एक सवाल है जिसके अंदर यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए है, बी है, सी है और यहाँ पर डी है। अब आप एक बात बताओ, अगर आपको ये चीज पता है कि इसका जवाब सी नहीं है और इसका जवाब डी भी नहीं है, आपने इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया, आपको कंफर्म है कि ये इनके यहाँ पर जवाब नहीं है, ये इनके जवाब नहीं हो सकते, आपको काफी हद तक आइडिया है कि ये इनके जवाब नहीं हो सकते, तो आपने इनको क्या कर दिया? आपने इनको एलिमिनेट कर दिया। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि आपको ये चीज अब कंफर्म है कि यार ए हो सकता है या बी हो सकता है, अब आप इनमें कंफ्यूज हो कि यार या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, मतलब आप 2 ऑप्शंस के अंदर आप क्या हो? कंफ्यूज हो, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं तो आप इसका यहाँ पर क्या करोगे? क्या आप इसको अटेम्प्ट करोगे? क्या आप नेगेटिव मार्किंग के डर से क्या आप इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे? अब यही चीज है जो कि आपको मार्क्स दिला के ले जाएगी, और मैं इसका यहाँ पर लॉजिक भी बताऊंगा कि आपको यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। लॉजिक के साथ बताऊंगा ताकि आप इसको पहले अपनी जो टेस्ट सीरीज है ना, जो आप टेस्ट सीरीज देते हो या मॉक टेस्ट देते हो, आप उसके अंदर इसको अप्लाई करना, ठीक है। आप या तो टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट के अंदर इनको यहाँ पर अप्लाई करना और खुद देखना कि मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो यहाँ पर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और इससे 3-4 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप सोचोगे नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन ऐसा आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, मान लो मैंने ऐसे जो सवाल है जिनके अंदर मैं कंफ्यूज हूं 2 ऑप्शंस के अंदर, इस तरीके से ऐसे मैंने 5 सवाल अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। मैंने ऐसे क्या किया? 5 सवाल अटेम्प्ट कर लिया। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि इसकी यह प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो चुकी है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है यहाँ पर 50-50 हो चुकी है। अगर मान लो मैं यहाँ पर ए चुनता हूं तो हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं और हो सकता है मैं सही हो जाऊं। मतलब ये बात हो गई है कि आप कॉइन को फ्लिप कर रहे हो
तो अब या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये जो कॉइन है, जो मान लो इसके ऊपर आपको ये पता है कि यार यहाँ पर हेड्स है, और अगर मैं यहाँ पर इसको उल्टा कर दूं तो यहाँ पर टेल्स है। ठीक है, अब आपको ये बात पता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो आप इसको 5 बार इसको फ्लिप करते हो, मान लो आपने इसको 5 बार फ्लिप किया, तो आपको एक बार तो कम से कम हेड्स आ ही जाएगा ना। आप एक बार ये सोच कर देखो, अगर आपने इसको यहाँ पर 5 बार यहाँ पर फ्लिप किया, जिसके अंदर या तो हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है, इसके अंदर 50-50% यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, सेम इस एग्जाम की तरह, सेम इस सवाल की तरह, है ना, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों में से कोई है यहाँ पर जवाब, और ये दोनों नहीं हो सकते, आपको ये चीज कंफर्म है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर 50-50% की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो सेम यहाँ पर जब आप कॉइन को फ्लिप करोगे तो या तो हेड्स हो सकता है या टेल्स हो सकता है, यही तो होगा, है ना। तो अगर मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 5 बार एक कॉइन को फ्लिप करो, तो आपको एक बार तो यहाँ पर कम से कम वो आ ही जाएगा ना। अगर आपने हेड चुना है तो एक बार तो कम से कम यहाँ पर हेड आ ही जाएगा ना। ये चीज सोच कर देखो, अगर आप 5 बार इसको फ्लिप कर रहे हो तो क्या आपके पास एक भी बार हेड नहीं आएगा? आपकी बिल्कुल ही बेकार किस्मत है तो मान सकता हूं कि नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 5 बार कॉइन को फ्लिप किया है तो आपको पता है कि यार एक बार तो हेड आ ही जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपका एक सवाल भी अगर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, अगर आपका 5 में से एक सवाल भी करेक्ट हो जाता है जिसके अंदर आप कंफ्यूज थे दो ऑप्शंस के बीच में, इन पांचों के अंदर आप दो ऑप्शंस में ही कंफ्यूज हो कि उनमें से ही यहाँ पर कोई होगा, और मान लो आपका एक भी करेक्ट हो जाता है, और ये सारे के सारे मान लो ये गलत हो जाते हैं, ये भी गलत हो जाता है, 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 तो इनकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कितनी मिलती है? -0.25। इनकी -0.25, इनकी -0.25, और इसकी यहाँ पर कितनी मिलती है? -0.25 सेम। और ये आपका जो सही है, सही हुआ है, इसके आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं? 1। अब आप इनको यहाँ पर जोड़ोगे ना, इन सबको, तो ये मिलकर यहाँ पर एक ही बनेगा। तो यहां पर मिलकर एक ही बनेगा, मतलब ये दोनों, ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, मतलब आपको रिजल्टेंट कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आप यहां पर एक भी ठीक कर देते हो। अगर मान लो आपने कॉइन को फ्लिप किया, हेड्स और टेल्स आपके सामने है कि भाई अब आप यहां पर फ्लिप कर रहे हो, अब आपने चुन लिया हेड्स, अब 5 बार इसको फ्लिप करोगे, मान लो एक बार भी अगर आपका हेड्स आ गया ना, तो ये मानकर चलो कि आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं गया, 5 बार फ्लिप करने पे आपको कुछ भी यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ, ओवरऑल यहाँ पर क्या आया? रिजल्टेंट 0। और अगर मान लो आपने 5 में से आपका बस यहाँ पर 2 बार आ गया सही जवाब, तो आप ये मानकर चलो कि आपको 1.25 मार्क्स अवार्ड हुए मुफ्त के। मतलब इनमें से अगर आपका यहाँ पर सिर्फ पहला और दूसरा ही सही हुआ है, बाकी ये तीनों गलत हो गए जिनके अंदर आप सिर्फ दो ऑप्शंस में कंफ्यूज थे, है ना, तो 50-50% चांसेस है होने के। अगर आपके सिर्फ दो भी ठीक हो गए ना, तो भी आपको गेन ही हो रहा है 1.25 मार्क्स। और अगर आपकी बिल्कुल ही बेकार किस्मत है कि आपके पांचों ही गलत हो गए, तो चलो मान लो कि यहाँ पर नेगेटिव चला गया, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं कि अगर एक भी ठीक हो गया ना, तो आपका नेगेटिव नहीं जाता है 5 सवालों में से, अगर आपका एक भी ठीक हो गया तो ये फायदा होता है एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो है ना, यहां पर एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, दूसरे एग्जाम्स के अंदर 0.5 की है ना। तो ये भी यहाँ पर आप डिफरेंस देखना थोड़ा। तो यहाँ पर जो फायदा है वो यहाँ पर स्टेनोग्राफर वाले बच्चों को इसलिए होता है, अगर आप यहाँ पर जीके या इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आप यहाँ पर अटेम्प्ट करते हो, 5 में से अगर आपका यहाँ पर एक सवाल भी यहाँ पर सही हो जाता है ना, तो बाकी की यहाँ पर 4 की नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं भुगतनी पड़ती। यहाँ पर इसको भी यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर रिजल्टेंट 0 हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 5 में से अगर आपके यहाँ पर सिर्फ 2 सवाल भी यहाँ पर ठीक हो गए ना, एक तो देखो हो ही सकता है, इतनी बुरी किस्मत यहाँ पर किसी की नहीं होती है ना, और यहाँ पर 3 गलत हो गए, 3 गलत हो गए और 2 सही हो गए, तो आपको रिजल्टेंट यहाँ पर 1.25 मार्क्स मिलते हैं, आपको अवार्ड होंगे 1.25 मार्क्स। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पर नंबर इंक्रीज कर कर देती है, जो कि काफी लोगों को नहीं पता। काफी लोग होते हैं कि नहीं यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता तो मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करता हूँ, काफी बच्चे ऐसे होते हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज देते हो ना, तो आपको स्पेशली स्टेनोग्राफर वाली जब आप टेस्ट सीरीज दो, तो आप यहाँ पर ये चीज देखना, इसको अप्लाई कर कर देखना, तभी आप रियल एग्जाम के अंदर इसको अप्लाई करना। ठीक है, पहले इसको यहाँ पर आप देखना कि टेस्ट सीरीज जो आप दे रहे हो, ठीक है, मान लो आप यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है वो आप यहाँ पर दे रहे हो, तो टेस्ट सीरीज देने के बाद आप यहाँ पर देखना कि आपका यहाँ पर इससे जो स्कोर है वो यहाँ पर बूस्टअप हो रहा है या नहीं हो रहा, या मॉक टेस्ट देने पर इसका यहाँ पर जो स्कोर है उसके अंदर यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही। खुद यहाँ पर इसको ट्राई और टेस्ट करो, और उसके बाद ही यहाँ पर इसको रियल एग्जाम के अंदर अप्लाई करो। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पर काफी लोग आपको नहीं बताएंगे,
है ना। लेकिन अगर आपका यहाँ पर 5 में से एक सवाल भी यहाँ पर सही हो जाता है ना, जिसके अंदर आप थोड़े से ही डाउट के अंदर हो, तो आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बाकी के 4 सवालों की वो पूरा यहाँ पर कवर कर लेता है, एक सवाल भी सही हो जाता है तो। और सेम अगर मान लो 2 सवाल सही हो गए तो वारे नहीं आ रहे हो गए, 1.25 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए, आपके 138 बन रहे थे, 139.25 बनेंगे। तो यहाँ पर एक एक मार्क भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, ये वाली बात भी समझना। तो काफी बच्चे होते हैं जो कि जीके के अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पर काफी सवाल छोड़ देते हैं, जिनके अंदर उनको सिर्फ 2 ही ऑप्शन के अंदर डाउट होता है, तो आपको वहां पर अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि अगर मान लो आपने कर लिया तो आपकी बिल्कुल ही बुरी किस्मत है, तो फिर तो मानकर चलो कि 5 में से सारे ही गलत हो गए, तो फिर तो हो सकता है नेगेटिव हो जाएगी फिर तो, है ना। लेकिन अगर मान लो 5 में से एक भी सही हो गया ना, तो आपकी फिर नेगेटिव वो बराबर कर देगा, जो जनरली आप अटेम्प्ट नहीं करते हो 5 सवाल। अब अगर आप उनको अटेम्प्ट करोगे और आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन में डाउट है, तो आपको कुछ फायदा ही होगा, क्योंकि एक भी अगर सही हो जाता है, बाकी चारों गलत हो जाते हैं तो भी फायदा है। अगर 2 सही हो जाते हैं तो 1.25 मार्क्स मिल गए एक्स्ट्रा, जो कि आप जनरली छोड़ देते। तो ये चीज आपको समझनी है। अब यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर बताता हूं जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी के अंदर। एक और चीज है जो कि काफी लोगों को नहीं पता है, उसको भी समझते हैं। तो देखो यहाँ पर एक और ट्रिक यहाँ पर क्या है जो कि आपको नहीं पता होती, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। अब आपने यहाँ पर इसका नाम तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पर नहीं है जिस तरीके से आप सोच रहे हो। अब यहाँ पर देखो, काफी बच्चों को नहीं पता है कि जब यहाँ पर आप ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करते हो ना, मैं ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पर हर सवाल ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसे टाइप्स वाले सवाल वो काफी पूछते हैं, काफी पूछते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको ये वाली चीजें पता होती हैं, और इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए ताकि आप उनका पैटर्न समझ पाओ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है सवाल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको एंटोनिम को सेलेक्ट करना है ऑप्शन में से। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल है यहाँ पर एक्सेलरेट का आपको उल्टा बताना है। एक्सेलरेट का आपको क्या बताना है, उल्टा बताना है। बाकी के 3 ऑप्शन को एक बार देखो। बाकी के 3 ऑप्शन, अगर मान लो आपको इस वर्ड का आपको मतलब नहीं पता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो आपको इसका मतलब नहीं पता, अभी तो आपको पता है एक्सेलरेट आसान सवाल है ना, तो आपको पता है एक्सेलरेट का क्या मतलब है, लेकिन मान लो आपको इसका मतलब नहीं पता, है ना, फॉर द मोमेंट आपको नहीं पता। अब एक बात बताओ, ये जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको, ऑप्शंस के अंदर आपको पता है कि यार ये जो हाइटन होता है ये बढ़ रहा है, एस्केलेट होता है बढ़ रहा है, मुझे इसका मतलब पता है। मतलब इन दोनों का तो एक ही मतलब है यार, मतलब बढ़ना, एस्केलेट होना कुछ बढ़ना, या हाइटन होना कुछ बढ़ना, ऑगमेंट होना कुछ बढ़ना। अब यहाँ पर एक ही तो है, यहाँ पर जो ऑप्शन है जो कि यहाँ पर थोड़ा आपको इन तीनों में से अलग दिख रहा है। ये जो अगर हम यहाँ पर बात करें इन तीनों की, तो इन तीनों का यहाँ पर आपको ऑपोजिट, यहाँ पर अगर ऑप्शन पता है कि यार ये है इसका ऑपोजिट, इन तीनों का ऑपोजिट यहाँ पर कौन है, ऑप्शन के अंदर आप देखो, अगर 3 यहाँ पर एक जैसे दिख रहे हैं, ये अगर तीनों के तीनों क्या दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे हैं, है ना, इनके मीनिंग के अंदर। और अगर आपको इसका यहाँ पर इसका भी मतलब पता है, ऑप्शंस के अंदर मतलब पता है, लेकिन आपको सवाल का मतलब नहीं पता, मतलब आपको सवाल के अंदर जो यहाँ पर शब्द दे रखा है, आपको इसका यहाँ पर वर्ड का मतलब नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं पता इसका यहाँ पर मतलब, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस का पता है। अब आप एक बात सोचो कि यहाँ पर 3 अगर सिमिलर है और एक अगर ऑपोजिट है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये लोग इसको बोनस टू ऑल के अंदर तो फंसवाएंगे नहीं, है ना। तो यहाँ पर काफी हाई चांसेस बन जाते हैं कि यहाँ पर इसका यहाँ पर जो ऑपोजिट है ना, यहाँ पर इन तीनों का जो यहाँ पर ऑपोजिट है यहाँ पर इन तीनों का, वो ही आप ये मानकर चलो वो यहाँ पर आंसर होता है, क्योंकि 3 तो उसने एक जैसे दे दिए, 3 उसने सिनोनिम दिए होंगे, और बाकी यहाँ पर जो एक है वो उसने यहाँ पर एंटोनिम दिया होगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर चीजों को लेते हुए चलना होता है, और ये तब आपको लेते हुए चलना होता है जब आपको ये नहीं पता होता कि यार इसका मतलब क्या है। मान लो आपको इसका मतलब नहीं पता, तो आपको ये वाली ट्रिक अपनानी होती है। सेम अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर देखो दूसरा इसी तरीके का सवाल, एंटोनिम है आपके सामने। एंटोनिम यहाँ पर पूछा है, किसका पूछा है, स्ट्रेच का। आपको स्ट्रेच का बताना है। अब मान लो आपको स्ट्रेच वर्ड का यहाँ पर मीनिंग नहीं पता, आपको इसका जो मीनिंग है वो नहीं पता। वैसे तो हमें पता है कि इसका मतलब होता है खींचना, ठीक है, कुछ बड़ा करना, स्केल करना, ठीक है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर इसका जो मतलब है वो आपको नहीं पता, है ना। और आपको इन ऑप्शंस का मतलब पता है। मान लो आपको ये पता है कि यार ये जो स्केल है, स्केल मतलब बढ़ना होता है। स्कोप भी यहाँ पर वही होता है कि यहाँ पर स्कोप है क्या, है ना, मतलब थोड़ा इसके अंदर कुछ किया जा सकता है क्या। सेम आप यहाँ पर देखते हो रेंज, रेंज मतलब थोड़ी यहाँ से यहाँ तक, है ना, मतलब थोड़ा स्ट्रेच को यहाँ पर दिखाती है। तो यहाँ पर ये भी इसका यहाँ पर एक तरीके से सिनोनिम के अंदर आप इसको बोल सकते हो, मतलब सिमिलर मीनिंग है इनके, इन तीनों के सिमिलर मीनिंग है, एक जैसे मीनिंग है। अगर हम यहाँ पर रेंज की बात करें, या हम स्केल की बात करें, या हम स्कोप की बात करें, इनकी एक तरीके से सिमिलर मीनिंग है।
और यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है, जो कि है लेसन। आपको बस ऑप्शंस अगर आपको पता है, अगर आपको पता है कि यार ये ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन क्या मतलब क्या है, कुछ हद तक आपको ये वाली बात पता हो कि यार कुछ हद तक इस ऑप्शन का मतलब ये है, और आपको नहीं पता कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है जो सवाल के अंदर दे रखा है, जो पूछा है, तो आपको सिंपल सा काम करना होता है। आपको ये भी देखना होता है कई बार कि यहाँ पर ऑपोजिट, यहाँ पर सबसे ऑड वन आउट कौन सा है। आपको ये देखना पड़ता है ऑड वन आउट कौन सा है, या इनमें से ऑपोजिट मीनिंग में कौन सा है इन तीनों के। जैसे ये है, ये है, ये है, तो इन तीनों के ऑपोजिट मीनिंग में यहाँ पर एक कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, वो ये दिख रहा है। तो इस तरीके से आपको ये वाली चीज अंदाजा लगा के आप बता सकते हो कि यार ये यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से भी काफी लोग एंटोनिम्स को सॉल्व करते हैं एग्जाम के अंदर। कई बार होता है कि हमें भी नहीं पता होता है ना, काफी लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो वो क्या करते हैं, वो इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं और उनका वो सही हो जाता है। ये मानकर चलो काफी बार यूज हुआ है एग्जाम के अंदर। अब आप यहाँ पर देखो अगला, अगले के अंदर भी यहाँ पे एंटोनिम पूछा है। सेम आप यहाँ पर देखो ओवरलुक लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरलुक लिखा है। अब आपके सामने है यहाँ पे कि यार यहाँ पर है लिखा हुआ कंसिडर्ड। मतलब ओवरलुक का मतलब होता है कि यार मैं किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है ना, मैंने उसको हटा दिया, मैंने उस रिक्वेस्ट को ओवरलुक कर दिया, मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये होता है ओवरलुक का मतलब। अगर मान लो आपको इस ओवरलुक का मतलब नहीं पता, नहीं पता कि क्या मतलब है इसका, बाकी के ऑप्शन देखो। यहाँ पर आपको पता है एंटोनिम पूछा है, बाकी के ऑप्शन देखो। इग्नोर्ड है, इग्नोर्ड मतलब इग्नोर कर देना, ध्यान नहीं देना। निग्लेक्ट करना, निग्लेक्ट का भी मतलब होता है ध्यान नहीं देना। और यहाँ पर देखो डिसडेन कर देना, इसका भी मतलब यही होता है कि ध्यान नहीं देना। अब आप यहाँ पर देखो एक ही ऑप्शन है जिसका मतलब है यहाँ पर ध्यान देना, कंसिडर्ड। मैंने कंसिडर की तुम्हारी दिक्कत, मैंने कंसिडर करी तुम्हारी रिक्वेस्ट, मतलब मैंने कंसिडर किया। मतलब ये ऑप्शन को अगर आप देखोगे, आपको मतलब पता है थोड़ा बहुत भी ऑप्शन का, तो आप बता सकते हो कि यार अगर ये दोनों सिमिलर मीनिंग के आ गए ना, तो ये दोनों तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो सकते, है ना। तो ये आप आइडिया लगा सकते हो कुछ हद तक। तो ये भी काफी लोगों को नहीं पता होता है, वो सोचते हैं कि यार मुझे ओवरलुक का नहीं पता, मैं ऑप्शंस को देखता ही नहीं हूँ। ऑप्शंस को देखो यार, ऑप्शंस के अंदर अगर मान लो आपको सिमिलर मीनिंग के दिख रहे हैं ना, तो ये मानकर चलो कि उनके होने के चांसेस कम हो जाते हैं, इनके होने के चांसेस आंसर जो है वो यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो ये वाली चीज मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से भी काफी लोग यहाँ पर जो वोकेबलरी के अंदर यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो उनको हेल्प मिल जाती है इसको भी सॉल्व करने के अंदर। वो ऑप्शन को देखते हैं, अगर दो ऑप्शन भी सिमिलर हैं तो वो सोचते हैं कि ये उसका जवाब नहीं हो सकता, है ना, और वो आगे बढ़ जाते हैं और बाकी के ऑप्शन यहाँ दो ऑप्शन को कंसिडर करते हैं, फिर वो 50-50 वाला प्रिंसिपल लगाते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। काफी लोग यहाँ पर इनके ऊपर ध्यान नहीं देते। जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको पता चलेगा, ये वाली चीजें थोड़ी एक्सपीरियंस के बाद आपको समझ आएंगी। जब आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आप इसको खुद ट्राई और टेस्ट करोगे ना, तब आपको ये वाली चीजें पता चलेंगी। खुद इसको यहाँ पर ट्राई और टेस्ट करना, और फिर उसको यहाँ पर रियल एग्जाम के अंदर अप्लाई करना, और खुद बोलोगे यहाँ पर आकर कि यार ये काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी आपको यहाँ पर सुनने के अंदर इतना हो सकता है काम का यहाँ पर कम लग रहा हो, लेकिन जब आप यहाँ पर इसको खुद यहाँ पर ट्राई करोगे ना टेस्ट सीरीज के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि यार ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपको बता दी है। अब आगे बढ़ने से पहले और यहाँ पर स्ट्रैटेजी देखने से पहले, हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी को अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो देखने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम यहाँ पर जो आप लोगों के लिए बैच यहाँ पर शुरू कर चुके हैं 1 जुलाई से, जिसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एनरोल हो चुके हैं। तो आप भी यहाँ पर एनरोल हो सकते हो, जिसके अंदर हम यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो, फिजिक्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, या बुक्स एंड ऑथर हो गए, 5 ईयर प्लान हो गया, जिनका भी यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर वेटेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, आईपीएल हो गया, और भी यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने यहाँ पर कवर किए हैं, मॉडर्न डायनेस्टी हो गया। तो ये इतने सारे टॉपिक अभी तक हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, और अभी यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अभी ऑनगोइंग हैं। अब आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स का टॉपिक है वो भी यहाँ पर हमने किस तरीके से कवर किया है, और बाकी के भी यहाँ पर जो टॉपिक्स है अभी रिसेंटली हमने यहाँ पर डाला है, मॉडर्न डायनेस्टी को भी डाला है, और साथ साथ यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है उसको भी कवर किया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो 5 ईयर प्लान है वो भी यहाँ पर कवर हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफी सारे यहाँ पर टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए अभी तक कवर कर दिए हैं, और ये 1 जुलाई से ही शुरू हुआ है, अभी यहाँ पर ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इसको शुरू हुए हुए। और इसकी आपको यहाँ पर पीडीएफ भी एक्चुअली के अंदर क्लास नोट्स की मिलती है, और साथ साथ आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिलती है इसके अंदर, उसको भी देखते हैं। अब ये जो सारी चीजें हैं ये हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर वेटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर कवर करना शुरू किया है ना। और इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स तो आप देख सकते हो अभी तक यहाँ पर कवर हो चुके हैं।
और ये 1 जुलाई से यहाँ पर चालू हो चुका है, जिसके अंदर यहाँ पर काफ़ी बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो आप भी जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इतने सारे टॉपिक्स अभी तक कवर हो चुके हैं, और इनकी जो पीडीएफ है, जैसे यहाँ पर क्लास नोट्स है, वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। और साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनकी जो प्रिंटेबल फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर इनके अवेलेबल होते हैं दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है उसके अंदर। और जो भी यहाँ पर डाउट्स होते हैं वो यहाँ पर आप लोग हमसे व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ पर पूछ सकते हो। ऑलरेडी काफ़ी बच्चे यहाँ पर जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे के सारे हमसे व्हाट्सएप पे यहाँ पर पूछ लेते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो क्लास नोट्स हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं, उनकी भी यहाँ पर पीडीएफ। और यहाँ पर ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी यहाँ पर अवेलेबल रहता है साथ ही साथ। और वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे बुक्स एंड ऑथर के अंदर हमने जैसे कंपाइल कर दिया कि यहाँ पर उतनी सारी की सारी किताबें जो कि यहाँ पर किसी फेमस पर्सनालिटी ने यहाँ पर अनवील या रिलीज करी है, तो वो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि हमने उनको एक साथ क्लब कर दिया। सारी की सारी स्पोर्ट्स को हमने यहाँ पर एक साथ क्लब कर दिया, किताबें जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पर रिलीज हुई हैं और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर क्लबिंग फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर देते हैं, ताकि आपको यहाँ पर रिविजन के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आसानी हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये हिंदी के अंदर भी यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं इनके नाम। अभी यहाँ पर आपको जो थोड़ा यहाँ पर पिक्सल्स का यहाँ पर थोड़ा लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया है। और अगर यहाँ पर आप जूम इन करते हो पीडीएफ के अंदर तो आपको वो वाली दिक्कत यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। तो अभी यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट लिया है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा। बाकी यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो बैच है वो यहाँ पर रिवीजन बैच है, जिसके अंदर हम यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो यहाँ पर अभी कवर करते हुए चल रहे हैं। और काफ़ी बच्चों को ये यहाँ पर अभी तक पसंद आ रहा है। मैं यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर यहाँ पर रिव्यू भी यहाँ पर शेयर करूंगा, है ना। और इस वाले वीडियो के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए यहाँ पर अभी हम यहाँ पर इसको यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम यहाँ पर अब जितनी भी बातें करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पर होंगी तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अभी तो आपके सामने यहाँ पर अभी टॉपिक्स की है जो वेटेज है पिछले साल के अंदर, वो आपके सामने है, जो कि मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसके अंदर हम यहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना। ये आपके सामने जो वेटेज है वो यहाँ पर रीजनिंग का वेटेज है 2024 का। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का टॉपिक वाइज कि हर एक टॉपिक से कितने सवाल आए थे वो आपके सामने है। जैसे यहाँ पर सिंबल बेस्ड ऑपरेशन से यहाँ पर 30 सवाल आए थे, नंबर सीरीज से 27 सवाल आए थे। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं, और ये है यहाँ पर रीजनिंग का वेटेज। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो कि रीजनिंग के अंदर ही यहाँ पर बाकी के टॉपिक्स का भी यहाँ पर वेटेज जो है वो यहाँ पर क्या है, आप इनको यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो। और उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हो, कि आपको यहाँ पर पता चल गया है कि यहाँ पर पिछले साल के अंदर यहाँ पर एग्जैक्टली हर एक टॉपिक से किसको ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर दी गई थी। तो ये वाली चीज़ें अब आपके सामने हैं, और ये वाली चीज़ें मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये तो यहाँ पर वेटेज है, जो कि अगर काफ़ी लोगों को नहीं पता था तो वो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक्चुअल बात के ऊपर। अभी तक तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का यहाँ पर जो वेटेज था वो यहाँ पर अभी हमने देखा, और वो तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर पिछले वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस वाले वीडियो के अंदर नया क्या है, अब हम उसी को समझते हैं कि अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक्चुअल स्ट्रैटेजी की। वो तो यहाँ पर अभी तक आपने वेटेज देखा था कि यहाँ पर हर एक टॉपिक का क्या वेटेज है ना। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक्चुअल स्ट्रैटेजी की, कि यहाँ पर एक्चुअल स्ट्रैटेजी आपकी यहाँ पर क्या होनी चाहिए तीनों सब्जेक्ट के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग की, फिर हम अभी आगे चल के बात करेंगे इंग्लिश की, और उसके बाद हम बात करेंगे जीके की। तो हम सबके अंदर एक्चुअल स्ट्रैटेजी देखेंगे कि यहाँ पर कैसे करनी है आपको तैयारी। काफ़ी बच्चे हमें मैसेज करके पूछ रहे थे, तो अब मैं यहाँ पर एक वीडियो ही निकाल रहा हूँ जिसके अंदर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए रीजनिंग की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। अभी आपने प्रीवियस ईयर वेटेज तो देख ही लिया था, तो आपको जो प्रीवियस ईयर वेटेज आपने यहाँ पर देखा उसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स के यहाँ पर कितने भी सवाल आए थे वो वहाँ पर गिवन थे। आपको वो सारे के सारे यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। ये आपका होना चाहिए फर्स्ट स्टेप। आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए रीजनिंग के अंदर कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं जो एग्जाम में पूछते हैं वो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, आपको सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। फिर इनको कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है और आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज देनी है। अब काफ़ी बच्चे होंगे जो कि आलस करते होंगे टेस्ट सीरीज देने में। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपकी यहाँ पर जो रीजनिंग की यहाँ पर जो प्रिपरेशन है ना वो अपने आप होती रहेगी।
अपने आप एक बार आपने चैप्टर्स को कवर कर लिया और उसके बाद अगर आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज देने लग गए ना, तो आपकी यहाँ पर जो रीजनिंग की तैयारी है ना, वो यहाँ पर अपने आप होती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ चला जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो, इससे सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि आपको यहाँ पर से रीजनिंग के अंदर ही बेनिफिट मिलता है। टेस्ट सीरीज देने से आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। एक तो आपको ये पता चलता है कि एग्जाम के अंदर फॉर्मेट कैसा होता है, साथ साथ आपको ये भी पता चलता है कि आपकी यहाँ पर तैयारी कैसी है। ये भी आपको पता चलता है टेस्ट सीरीज देने से, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। साथ साथ आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर कैसे करना है। आपको ये वाली भी चीज़ पता चलती है कि आपको वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलती है टेस्ट सीरीज दे के। अब यहाँ पर आप जैसे जैसे टेस्ट सीरीज देते रहोगे, तो वैसे वैसे आपकी यहाँ पर जो रीजनिंग की तैयारी है वो आपकी होती हुई चली जाएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेली टेस्ट सीरीज दो। अगर आपका अभी कोर्स बचा हुआ है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी दे सकते हो, है ना, लेकिन आपको देनी ज़रूर है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसकी तैयारी करते रहोगे, टेस्ट सीरीज यहाँ पर देते रहोगे, तो आपका एग्जाम के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर जो स्कोर है वो यहाँ पर बूस्टअप होगा। अब टेस्ट सीरीज देते देते आपको यहाँ पर आखिरी स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपको होना चाहिए कि आपको स्पीड बढ़ानी है। आपको रीजनिंग के अंदर आपको क्या करना है, आपको स्पीड बढ़ानी है। ये होना चाहिए आपका थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपको यहाँ पर जो स्पीड है वो यहाँ पर बढ़ानी है। तो स्पीड बढ़ानी है टेस्ट सीरीज देते देते, ताकि आप रीजनिंग के यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सवाल हैं मैक्सिमम आप एक गो के अंदर आप लगा पाओ। इस बात का भी ध्यान रखना, काफी बच्चे होते हैं जो कि एक ही सवाल पे अटक जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता। मान लो आप लगाते हुए चल रहे हो, ये किया ये किया ये किया, अब इसके अंदर दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर इसको अभी के लिए ड्रॉप कर दो, फिर अगले वाले पे चलो। ऐसे ऐसे करते करते चलते जाओ, है ना। तो आपको वन गो के अंदर आपको सबसे पहले तो पेपर को सॉल्व करना पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप जब वापस आते हो ना, तब आपके जहन के अंदर आपके ये वाला यहाँ पर जो आपने सवाल छोड़ा होता है ना, आपको पता होता है कि आधा सवाल क्या था। आपका थोड़ा बहुत यहाँ पर जो दिमाग होता है उसके लिए प्रिपेयर होता है, तो आप दूसरे गो के अंदर आप इसको यहाँ पर कर पाते हो सही। तो इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करनी पड़ती है टेस्ट सीरीज। इसका भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैंने आपको बताई है। काफी लोग जो देते होंगे उनको ये सारी की सारी बातें पता हो। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो लूप है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको चैप्टर्स को कवर करना है, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। और जिनका सबसे पहला यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज होता है उनको सबसे ज़्यादा करना है, और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप सेक्शनल भी दे सकते हो। अगर मान लो आपको यहाँ पर पूरी टेस्ट सीरीज नहीं देनी है तो आप सेक्शनल भी दे सकते हो, जो कि हमारे वेबसाइट के ऊपर भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर भी जाकर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो फिर आपकी यहाँ पर जो स्पीड है वो आपको यहाँ पर क्या करनी है, आपको इंक्रीज करनी है। तो ये आपकी यहाँ पर ओवरऑल रीजनिंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। चैप्टर को कंप्लीट करो, फिर जब टेस्ट सीरीज दोगे तो आपकी ऑलरेडी यहाँ पर जो रीजनिंग की तैयारी है वो यहाँ पर होती हुई चली जाएगी। अब रीजनिंग के बाद हम समझते हैं कि जीके के अंदर यहाँ पर हर एक टॉपिक से कितने सवाल आए थे पिछले साल। मतलब एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर जीके के अंदर यहाँ पर कितने सवाल पूछे गए थे हर एक टॉपिक से। अब हम उसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स को। तो स्पोर्ट्स के अंदर 25 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। मतलब जो हाईएस्ट वेटेज वाला यहाँ पर जो टॉपिक है, जो कि हम यहाँ पर ऑलरेडी कवर करा चुके हैं हमारे बैच के अंदर, जो कि 1 जुलाई से यहाँ पर शुरू हुआ है। उसका लिंक आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। वहां पर हम ऑलरेडी जो स्पोर्ट्स टॉपिक है हम उसको कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर 25 सवाल इसके यहाँ पर देखने को मिले थे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो अगला यहाँ पर जो टॉपिक है वो है यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर, जिसके आपको 24 सवाल देखने को मिले थे, और इसको भी हम यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप इसका भी यहाँ पर जो वेटेज देख सकते हो कि यहाँ पर इसका जो वेटेज है वो यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के अंदर। अब आप यहाँ पर तीसरा यहाँ पर टॉपिक देखो। तीसरा टॉपिक है यहाँ पर गवर्नमेंट योजनाज एंड स्कीम। इसके यहाँ पर आपको 14 सवाल देखने को मिले थे, और ये भी अभी यहाँ पर कवर होने वाला है जल्दी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेयर, म्यूजिक और घराना, इसके यहाँ पर आपको 12 सवाल यहाँ पर देखने को मिले थे पिछले साल। अब यहाँ पर देखो अगला टॉपिक है यहाँ पर डांस। डांस के भी इतने ही यहाँ पर सवाल आए थे जितने इसके आए थे। मतलब जो म्यूजिक वाला यहाँ पर जो टॉपिक है वो यहाँ पर इक्वेलेंट है लगभग डांस के टॉपिक के। प्रीवियस ईयर वेटेज के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों के 12-12 सवाल पूछे गए थे। अब यहाँ पर हम अगला टॉपिक देखते हैं जो कि काफी लोगों को नहीं पता होगा।
इसलिए हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, काफी लोगों को नहीं पता होगा कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से 11 सवाल आए थे पिछली बार। 11 सवाल कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और आपको यहाँ पर पता ही नहीं होगा कि सेल से इन लोगों ने इतने सवाल पूछ लिए थे पिछली बार। मैंने प्रूफ भी शेयर किया था पिछले वीडियोस के अंदर, तो जो लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं उनको ये वाली बातें पता है। अब यहाँ पर देखो, अगला टॉपिक आपके सामने यहाँ पर जो है वो है यहाँ पर सेंसस 2011। इससे भी 10 सवाल देखने को मिले थे। काफी लोगों को नहीं पता होता है कि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके सामने है कि सेंसस 2011 से भी अच्छे खासे सवाल वो पूछता है। मतलब पिछले साल एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के अंदर 10 सवाल इन लोगों ने आप लोगों से पूछे हैं सेंसस 2011 से। अब हम यहाँ पर बाकी के यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं उनको भी देखते हैं, जिनका यहाँ पर क्या क्या वेटेज है। तो यहाँ पर देखो, जो फेस्टिवल्स टॉपिक है उससे यहाँ पर 10 सवाल देखने को मिले आपको एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के अंदर ही। और अभी हमने यहाँ पर देखा था कि सेंसस 2011 के अंदर भी इतने ही सवाल पूछे गए थे, 10 सवाल। अब हम यहाँ पर देखते हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर से भी 8 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, जबकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं होता है और इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप अगला यहाँ पर टॉपिक देख सकते हो, एक्ट्स। हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर जो एक्ट्स हैं इनसे भी सवाल आते हैं। काफी लोगों को नहीं पता होगा, जैसे सेल टॉपिक के बारे में नहीं पता था, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर इससे भी यहाँ पर काफी सवाल पूछे गए थे। 8 सवाल पूछे गए थे, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के अंदर 8 सवाल आए थे, इससे 8 सवाल। और ये सारी के सारे प्रूफ मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियोस के अंदर। अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा। मैंने एक एक यहाँ पर जो टॉपिक है, हर एक सवाल मैंने शिफ्ट वाइज की किस शिफ्ट के अंदर पूछा गया था विथ प्रूफ यहाँ पर डाला हुआ है। तो अगर अभी तक आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 सवाल इन लोगों ने पूछे पिछले साल। अब यहाँ पर अगला टॉपिक देखो, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स से 6 सवाल यहाँ पर इन लोगों ने पूछे थे। आर्टिकल्स एक ऐसा टॉपिक होता है, एक बार कर लो ना तो आप हमेशा यहाँ पर इसके अंदर नंबर सिक्योर कर ही लोगे। एसएससी के अंदर यहाँ पर हमेशा यहाँ पर पूछे जाते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एक एवरग्रीन टॉपिक है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर रिवर्स, स्ट्रीम्स, इनसे यहाँ पर सवाल आते हैं। 6 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे पिछले साल। और अब हम यहाँ पर अगला टॉपिक देखते हैं, अपॉइंटमेंट्स। तो अपॉइंटमेंट्स से यहाँ पर थोड़े कम सवाल पूछे गए थे पिछले साल, बस यहाँ पर 5 ही सवाल आए थे अपॉइंटमेंट्स से। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ वेटेज हमें देखने को मिला था अपॉइंटमेंट्स का पिछले साल। अब बाकी के टॉपिक्स को भी यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान से यहाँ पर 5 सवाल पूछे गए थे पिछले साल, और ये काफी छोटा सा टॉपिक होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। सेम आप यहाँ पर देख सकते हो, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से यहाँ पर 5 सवाल पूछे गए थे। डेफिसिट टॉपिक से, जो कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है, इससे 4 सवाल पूछे गए थे पिछले साल। न्यूट्रिशन टॉपिक से यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से यहाँ पर 3 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। डेफिशिएंसी एंड डिजीजेस से यहाँ पर 3 सवाल यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, इससे यहाँ पर सिर्फ 2 ही सवाल पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पर इसका भी यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज आ गया था। तो अभी तक तो हमने यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आए थे और उनका यहाँ पर क्या क्या वेटेज था, वो हमने यहाँ पर अभी देखा। हर एक टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए, अलॉन्ग विथ प्रूफ हमने यहाँ पर पिछले वीडियोस के अंदर आपको दिखाया है कि हर एक टॉपिक से कितने सवाल आए थे, कौन से सवाल आए थे और उनकी शिफ्ट क्या थी हर एक सवाल की। वो हमने पिछले वीडियोस के अंदर आप लोगों के लिए दिखा रखा है। तो अगर अभी तक आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। काफी लोग होते हैं जो कि खुद से बता देते हैं कि नहीं यार, इस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, लेकिन हमने यहाँ पर आपको विथ प्रूफ बताया था कि एसएससी स्टेनो 2024 के अंदर क्या वेटेज था हर एक टॉपिक का। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जीके की स्ट्रेटेजी आपके यहाँ पर क्या होनी चाहिए। अभी तक हमने यहाँ पर टॉपिक्स को तो देख लिया कि यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे 2024 के लिए, है ना, 2024 के अंदर उनका यहाँ पर क्या वेटेज था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है। अब आपने यहाँ पर अभी तक जो भी टॉपिक्स देखे हैं ना, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। वो तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। अब वो खुद से आप करते हो तो बढ़िया बात है, अगर आप हमारे साथ जुड़ के करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। आप हमारे साथ भी जुड़ के कर सकते हो, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। बाकी अगर आप खुद से करते हो तो बहुत बढ़िया बात है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके बाद आपको यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स तो आपको रिवीजन के अंदर आपको करने ही करने हैं कवर। साथ साथ आपको यहाँ पर जो सब टॉपिक्स होते हैं ना, जो बाकी के यहाँ पर जो टॉपिक्स होते हैं, जो थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन वो पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स के अंदर,
वो आपको कवर करना है रिवीजन के अंदर। वो आपको कवर करने हैं रिवीजन के अंदर, जो यहाँ पर पूछे जाते हैं लेकिन थोड़े कम पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पर इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, साथ साथ आप यहाँ पर इसके साथ क्या कर सकते हो जीके के अंदर। तो आप यहाँ पर देखो कि आप जब यहाँ पर प्रीवियस ईयर के यहाँ पर जो सवाल लगाते हो ना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लगाने हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के सवाल, क्योंकि आप प्रिपरेशन किसकी कर रहे हो, आप कर रहे हो प्रिपरेशन एसएससी स्टेनो की। आप कर रहे हो प्रिपरेशन एसएससी स्टेनो की, इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले लगाने हैं सवाल एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के। उसके बाद आपको यहाँ पर लगाने हैं एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि आप देख सकते हो जीके के हो, वो आपको यहाँ पर लगाने हैं। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप यहाँ पर जीके के सवाल यहाँ पर और भी लगा सकते हो। उसके बाद आप सीएचएसएल को भी आप यहाँ पर जो इसके यहाँ पर जीके के सवाल आते हैं प्रीवियस ईयर 2024 के, आप उनको भी फिर लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम इनफ है। अगर आपके यहाँ पर ये मानकर चलो अगर आपने ये सारे टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं, सब टॉपिक्स भी आपने यहाँ पर थोड़े बहुत और देख लिए हैं, तो आपको इनके प्रीवियस ईयर अब आपको लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पहली प्रायोरिटी देनी है स्टेनो 2024 के प्रीवियस ईयर को, फिर आपको देनी है यहाँ पर सीजीएल 2024 के प्रीवियस ईयर को, फिर आपको देनी है यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल के 2024 के प्रीवियस ईयर को, फिर आपको देनी है यहाँ पर एसएससी सीपीओ 2024 के प्रीवियस ईयर को, और उसके बाद आप यहाँ पर लगा सकते हो अगर आपकी यहाँ पर इतनी श्रद्धा हो कि आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम अवेलेबल है, फिर आप एमटीएस को भी यहाँ पर लगा सकते हो 2024 के प्रीवियस ईयर के सवाल के, जो कि जीके के हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसी फॉर्मेट के अंदर, इसी प्रायोरिटी के अंदर आपको सवालों को लगाना है। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपको इस फॉर्मेट के अंदर ही आपको लगाना है। अब अगर मैं बात करूं तो आपके सामने यहाँ पर वंस यू कंप्लीट दिस एंड इफ यू हैव इनफ टाइम लेफ्ट एंड वांट टू प्रैक्टिस फर्दर देन गो फॉर 2023 क्वेश्चंस इन सिमिलर सीक्वेंस। अब ये 2024 के अंदर मान लो आपने यहाँ पर सारे के सारे कंप्लीट कर लिए। अब आप बोल रहे हो मेरा तो ये भी कंप्लीट है, मेरा ये भी कंप्लीट है, मैंने ये भी लगा लिया, मैंने ये भी लगा लिया, मैंने ये भी लगा लिया। तो फिर आपको यहाँ पर देखना है 2023 की तरफ, फिर आपको देखना है 2023 की तरफ। तो आपको वो वाले प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो जीके है उसको यहाँ पर कवर कर सकते हो। पहले तो आपको जो मेन टॉपिक्स है उनको कवर करना है, फिर आपको सब टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करना है। साथ साथ आप यहाँ पर जो भी पढ़ते हो आप वो पढ़ सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लो कोई किताब रेफर करते हो आप उसको पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रह रहे हो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है ना। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं लगाना, तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 को, फिर आपको देनी है एसएससी सीजीएल 2024 को, फिर आपको देनी है एसएससी सीएचएसएल 2024 को, फिर आपको सीपीओ 2024 को देनी है, फिर आपको एसएससी एमटीएस 2024 को देनी है। इस तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें करते हुए चलना है। फिर 2024 के अगर आपकी सारी चीज़ें लग जाएं और आप ये चाहते हो कि नहीं यार मैं और प्रीवियस ईयर लगाना चाहता हूँ, तो आप 2023 के प्रीवियस ईयर भी आप लगा सकते हो। तो अभी तक हमने यहाँ पर रीजनिंग की स्ट्रैटेजी को यहाँ पर हमने अभी तक समझ लिया, फिर हमने यहाँ पर जीके की स्ट्रैटेजी को भी यहाँ पर देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की। तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी को भी अब हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर वेटेज क्या रहता है टॉपिक्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 2023 की, और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर 2024 के ऊपर कि 2024 के अंदर यहाँ पर टॉपिक वाइज यहाँ पर वेटेज क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2023 के अंदर इंग्लिश का यहाँ पर टॉपिक वाइज क्या वेटेज था। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक शिफ्ट, जैसे 12 तारीख की शिफ्ट हुई उसकी यहाँ पर टाइमिंग क्या थी, 12 तारीख की शिफ्ट हुई उसकी यहाँ पर क्या टाइमिंग थी, फिर यहाँ पर जो सुबह की शिफ्ट थी उसकी यहाँ पर क्या टाइमिंग है, हर एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है आपके सामने। अब इन सारी शिफ्ट्स के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर हर एक टॉपिक का यहाँ पर क्या वेटेज है। आप देख सकते हो जैसे क्लोज टेस्ट के 20 सवाल आए थे, 20 सवाल आए थे, 20 सवाल आए थे, है ना। इस तरीके से आपके सामने है यहाँ पर सारी चीज़ें कि क्लोज टेस्ट के अंदर 20 सवाल आए थे। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर यहाँ पर हर एक शिफ्ट के अंदर 15 सवाल आए थे, है ना। एक्टिव पैसे के 9 सवाल, 8 सवाल इस तरीके से आपको देखने को मिले थे, है ना। वैसे ही यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो 7 सवाल, 9 सवाल, 8 सवाल इस तरीके से आपको देखने को मिले थे। तो सबके यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है ना वेटेज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर, इसलिए मैं इसको अभी इस वाले वीडियो के अंदर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी आपकी रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक टॉपिक का यहाँ पर क्या वेटेज था 2023 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि 2024 का यहाँ पर क्या वेटेज था इंग्लिश का, वो भी आपके सामने है
है ना। तो क्लोज टेस्ट के अंदर तो देखो यहाँ पर हर एक शिफ्ट के अंदर आपको 20-20 सवाल ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जैसे वहाँ पर 15 थे तो यहाँ पर 10 आपको देखने को मिल गए। आप बाकी टॉपिक्स को भी देख सकते हो कि जैसे एक्टिव पैसिव और नरेशन के अंदर यहाँ पर वेटेज जो था वो बढ़ गया था सवालों का। अब इनको मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि ऑलरेडी हम इनको यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अब हम यहाँ पर अभी तक हमने यहाँ पर देखा कि जो इंग्लिश की यहाँ पर जो वेटेज है वो यहाँ पर क्या था पिछले साल के अंदर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी है वो आपकी क्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो है टॉपिक्स एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने इन दोनों टॉपिक्स को कर लिया ना, एक्टिव पैसिव को कर लिया और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कर लिया, मतलब नरेशन को कर लिया, तो ये मानकर चलो कि आपके चॉइस नंबर यहाँ पर सिक्योर हो गए। और इसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा ग्रामर आने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रामर आने की भी यहाँ पर नीड नहीं होती है। उसके बिना भी आपका यहाँ पर जो है ना चॉइस नंबर वो आप वहाँ पर सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि पिछले साल के अंदर इनका यहाँ पर जो वेटेज था वो चॉइस नंबर का ही था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर आप ऑलमोस्ट फुल स्कोर कर सकते हो। मुश्किल से अगर आपके यहाँ पर मानकर चलो इक्का दुक्का यहाँ पर कोई सवाल गलत हो जाए तो हो जाए, है ना, नहीं तो ये मानकर चलो कि इसके अंदर आप फुल स्कोर कर सकते हो अगर आपको इनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट पता हैं। तो अगर आपने यहाँ पर इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ पर लर्न किया है ना, तो आप ये मानकर चलो कि फिर आप यहाँ पर अच्छे से स्कोर कर पाओगे, और ये वाले टॉपिक्स के अंदर आपके कभी भी मार्क्स नहीं कटेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं, तो इनको आपको यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से खत्म करना है, ताकि आप वहाँ पर जो चॉइस मार्क्स हैं वो आप अच्छे से सिक्योर कर पाओ। और अगर आपके इसके अंदर मार्क्स कटते हैं तो ये मानकर चलो कि फिर आपकी तैयारी में कमी है। तो सबसे पहले आपको इनको यहाँ पर कवर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपको फिर से यहाँ पर मुफ्त के नंबर दिलाकर जाते हैं, उनमें से यहाँ पर एक है कॉम्प्रीहेंशन, मतलब रीडिंग पैसेज, और दूसरा है यहाँ पर सेंटेंस अरेंजमेंट। अब इन दोनों का आप यहाँ पर वेटेज देख सकते हो कंबाइंड। ओवरऑल पिछले साल इनका यहाँ पर जो वेटेज था वो यहाँ पर 16 मार्क्स का था, और इनके लिए भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रामर आने की जरूरत नहीं है। इनके लिए भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ग्रामर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में आपको क्या करना पड़ता है, आपको पैसेज पढ़ना पड़ता है। पैसेज पढ़कर आपको पैसेज के अंदर ही इनका यहाँ पर जो जवाब होता है सवालों का वो आपको मिल जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो कॉम्प्रीहेंशन है वो कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं होता है, और इसके अंदर आप इजीली यहाँ पर जो मार्क्स है वो सिक्योर कर लेते हो। बस इसके अंदर आपको जो अपनी जो रीडिंग स्किल्स है ना, आपको बस तेज रीड करना पड़ता है, और आपको अपनी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो यहाँ पर इंप्रूव करने पड़ते हैं। मतलब आपको इसकी यहाँ पर क्या करनी पड़ती है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपने यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस कर ली, कॉम्प्रीहेंशन की और सेंटेंस अरेंजमेंट की, तो ये मानकर चलो कि आप वहां पर आराम से यहाँ पर जो मार्क्स है अपने 16 मार्क्स वो सिक्योर कर लेते हो, बिना ग्रामर को बहुत ज्यादा आए। मतलब जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर दिक्कत आती होगी, तो ये मानकर चलो कि अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया ना, तो यहाँ पर ये मानो कि 24 + 16 मार्क्स कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए। 40 मार्क्स आपके 100 में से यहाँ पर सिक्योर हो जाते हैं कंप्लीटली, अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो। और यहाँ पर अगर आपने इनको अच्छे से किया तो ये मानकर चलो 40 के 40 मार्क्स आपके आने ही वाले हैं। आपके 40 के 40 मार्क्स यहाँ पर आने ही वाले हैं, ये बात आप लिखवा के मानो कि यहाँ पर ये अगर आपने टॉपिक्स कर लिए ना, भले ही आपको ग्रामर नहीं आती हो, है ना, ज्यादा, अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती हो ना, तो भी आप यहाँ पर इसके अंदर आराम से यहाँ पर सिक्योर कर लोगे मार्क्स। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, और इनमें यहाँ पर 40 मार्क्स का यहाँ पर जो वेटेज है वो यहाँ पर आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जिनके अंदर अब रिक्वायरमेंट होती है ग्रामर। अब आप यहां पर देख सकते हो मोस्टली ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स रिक्वायर्स ग्रामर। अब उनमें से जो पहली पोजीशन पे आता है ना, जिसके अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रामर आती है, वो होता है स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर में हमेशा यहाँ पर ग्रामेटिकल सवाल ही पूछेगा वो, उसके अंदर ग्रामर बेस्ड सवाल ही वो पूछेगा। और अगर मैं बात करूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, तो इसके अंदर वो ग्रामर बेस्ड भी पूछ सकता है और वोकैबुलरी बेस्ड भी कभी कभार पूछ लेता है। मतलब एक सेंटेंस के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन दे देगा, बोल देगा इसको इंप्रूव करो। अब वो हो सकता है कि या तो वो ग्रामर बेस्ड हो, नहीं तो वो वोकैबुलरी बेस्ड भी हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स ये दोनों होते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड भी होता है कई बार, और कई बार ये ग्रामर बेस्ड भी होता है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। लेकिन इनके अंदर ग्रामर आती है, तो इसके अंदर आप ये मानकर चलो कि अगर आपके मार्क्स कट भी रहे हैं ना थोड़े से,
तो आपको इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके अंदर ही यहाँ पर लगाए जा रहे हो अपनी टाइम एंड एनर्जी इन्हीं 3 टॉपिक्स के अंदर, तो आप गलती कर रहे हो। इनको आप साथ-साथ यहाँ पर डेली करते हुए चला करो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर डेली करते हुए चला करो और इनको यहाँ पर अटेम्प्ट करते हो, तो करते रहो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये जो 2 टॉपिक ये है ना, ये दोनों के दोनों, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस अरेंजमेंट, इनको तो डेफिनेटली कर जाना। 40 मार्क्स आपके यहाँ पर यहीं से ही बनते हैं और ये इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा ग्रामर आने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो टॉपिक जो वेटेज यहाँ पर रखता था पिछले साल के अंदर, अब आपके सामने वो है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के अंदर भी मैं यही बोलूँगा, ग्रामर आने की नीड होती है अच्छी खासी, और कई बार वोकैब से भी यहाँ पर सवाल कभी कभी पूछ लेता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसके हमेशा 20 सवाल आपको देखने को मिले हैं इन द पास्ट। अगर आप 2023 को उठा के देखोगे तो भी आपको 20 देखने को मिले हैं, 2024 को उठाओगे तो भी आपको 20 देखने को मिले हैं। तो मतलब इसका हाईएस्ट वेटेज रहता है। इसका यहाँ पर क्या रहता है? इसका रहता है हाईएस्ट वेटेज। किसका रहता है? क्लोज टेस्ट का रहता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर मान लो अगर आप करते भी हो ना क्लोज टेस्ट को, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। मानता हूं वहां पर सारे सवाल आप सही नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप ये मानकर चलो कि अगर आपने यहाँ पर इसके 17-18 भी सही कर दिया ना, तो वो अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर आपने इसके अंदर मान लो 20 सवाल आए और आपने यहाँ पर 17 से 18 यहाँ पर सही कर दिया ना, अच्छा स्कोर में आता है, बहुत अच्छे स्कोर में आता है। 15 भी सही करते हो तो ठीक ठीक है, बुरा नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब हम देखते हैं वोकैबलरी को। तो वोकैबलरी के अंदर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी है एंटोनिम्स को, सेकंड प्रायोरिटी आपको देनी है ईडियम्स और फ्रेजेस को, और थर्ड प्रायोरिटी आपको देनी है सिनोनिम्स को। क्योंकि 2024 को उठाओगे या 2023 को उठाओगे, दोनों के अंदर आपको यही वेटेज देखने को मिलेगा। एंटोनिम्स का यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद आपको ईडियम्स और फ्रेजेस को देनी है, और उसके बाद आपको सिनोनिम्स को देनी है। तो अब यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है, ये यहाँ पर उन बच्चों के लिए है जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 जीके क्रैश कोर्स के अंदर। तो अभी तक आपने यहाँ पर जो भी यहाँ पर टॉपिक्स देखे थे, वो हम यहाँ पर आपको कवर करा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ के यहाँ पर उन टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और ये वाला यहाँ पर जो बैच है, यहाँ पर ये शुरू हो चुका है 1 जुलाई से, जिसके अंदर हम यहाँ पर ऑलरेडी काफी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर इनकी यहाँ पर जो लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और उनकी यहाँ पर जो पीडीएफ है वो भी यहाँ पर मिल जाएगी, प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर भी मिल जाएगी, और साथ साथ क्लास नोट्स की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम यहाँ पर उनको कवर करेंगे यहाँ पर सबसे पहले प्रीवियस ईयर वेटेज के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऑन गोइंग सिनेरियो के अंदर यहाँ पर हमें जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं यहाँ पर ऑन गोइंग एग्जाम्स को देखते हुए, तो उनको भी यहाँ पर कवर कराया जाएगा, ताकि आपका यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मिस आउट ना हो जाए, है ना। इसके अंदर यहाँ पर ये मानकर चलो कि आपको यहाँ पर डेली का यहाँ पर टास्क मिलता है कि आपको यहाँ पर एक लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करना होता है, और आपको यहाँ पर जो पीडीएफ होती है वो आपको उसकी देखनी होती है ना। तो आपको यहाँ पर बस एक डेली का लेक्चर यहाँ पर आपको एक कंप्लीट करना होता है, और आपकी यहाँ पर जो पीडीएफ होती है वो आपको गो थ्रू करनी पड़ती है ना। और ये जो यहाँ पर पीडीएफ होती है, यहाँ पर इसी के क्लास नोट्स होते हैं, जो कि हम यहाँ पर आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्डन नहीं आता है, और ऐसे करते करते हमने यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं, जिनके आपको वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। मैं यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर यहाँ पर उनका यहाँ पर जो रिव्यू है वो भी यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगा कि यहाँ पर कितना पसंद आ रहा है यहाँ पर हर एक को यहाँ पर ये वाला बैच। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज देते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर भी आप यहाँ पर दे सकते हो प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज यहाँ पर जो भी बच्चे देते हैं, अगर आपको यहाँ पर टाइम की यहाँ पर कमी पड़ रही है तो भी आप यहाँ पर जो पीडीएफ है उनको यहाँ पर रेफर कर सकते हो, ताकि आप यहाँ पर जो भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर एक बार में कवर कर लो। तो वेटेज यहाँ पर जिनका भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है उनको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर ये देखा जाएगा
कि यहाँ पर जो ऑन गोइंग सिनेरियो है उसके अंदर यहाँ पर कौन से टॉपिक्स यहाँ पर प्रोमिनेंट है और उनको यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी फिर उनको यहाँ पर दी जाएगी। बाकी हम हमारे चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली यहाँ पर क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके के अंदर। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो यूट्यूब के ऊपर भी ये वाली क्विजेज डालते हैं हम, और साथ साथ हम यहाँ पर ऐसी ही क्विजेज जो कि अलग होती हैं यूट्यूब चैनल की क्विजेज से, वो हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी यहाँ पर अपडेट करते हैं। तो आप यहाँ पर दोनों जगह यहाँ पर जुड़ सकते हो ताकि आप यहाँ पर ये जो डेली की यहाँ पर जो क्विजेज हैं वो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओ। और अगर आपकी यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो यहाँ पर जो वेबसाइट है जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिलेगा वहां पर विजिट कर कर आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां पर जाकर भी जो भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो।